देखिए मेरा प्यारा बच्चा, आप लोगों ने जितनी भी चीजें पिछली क्लास में पढ़ी थी, पिछली क्लास में कई सारे टर्म्स पढ़ लिए थे, जैसे एटॉमिक रेडियाई। अभी तक जितनी भी बातें आप लोगों ने पढ़ी हैं, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने कई सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई कौन कौन सी एटॉमिक प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, उसके बारे में चलिए बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने मेरा प्यारा बच्चा एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात कर लिया था। आप लोगों को अगर याद हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने आपको यह भी बताया था कि एटॉमिक रेडियाई कई तरीके की होती थी। जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पर याद दिलाऊं तो आप लोगों के सामने होता था, जैसे हम आपको हैं कोवेलेंट रेडियाई। इसी में मेरा प्यारा बच्चा एक होता था जिसको हम लोग बोलते थे मेटालिक रेडियाई। इसी में एक होता था जिसे बोलते थे वंडरवाल रेडियाई। और इसी में एक होता था जिसको हम लोग बोलते थे आयनिक रेडियाई। मैं इनके बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। एटॉमिक रेडियाई का जो बेसिक क्या होता था वेरिएशन, वो ये होता था कि जब हम ग्रुप में बात करते थे, आपको मालूम है कि ग्रुप का मतलब क्या है, वर्टिकल कॉलम। जैसे ही हम ग्रुप में क्या करते थे, अप टू डाउन आते हैं, ग्रुप में यही बात किया जाता है। ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं। और जब हम बात करते हैं पीरियड की, तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड और ग्रुप, इन दो चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया था। अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो आप लोगों को पता है कि ग्रुप में क्या होता था। ग्रुप में आप लोगों को पता है कि जो एटॉमिक रेडियाई होता था, नीचे आने पे वो मेरा प्यारा बच्चा बढ़ता था। और लेफ्ट टू राइट जब जाते थे तो एटॉमिक रेडियाई जो होता था वो घटता था। इनके बेसिक रीजंस भी आप लोगों को मालूम है, मैं उनको बारे में अब डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक। एटॉमिक रेडियाई के बाद एक दूसरी प्रॉपर्टी में जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं प्यारा बेटा, वो होता था मेरा प्यारा बच्चा आयनाइजेशन एनर्जी। आप लोगों को मालूम है कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या था। आयनाइजेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम। जो आइसोलेटेड गैसेस एटम होते हैं, उनके वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते थे। कौन सा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उस बेसिस पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। यहां तक की बातें हम लोगों ने सीखा था। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिक ट्रेंड की बात करूं कि भाई किस तरीके से वेरिएशन होता था, तो यहां पर भी वेरिएशन दो तरीके से, एक मेरा प्यारा बच्चा ग्रुप में और एक क्या हो जाएगा पीरियड में। अगर मैं ग्रुप और पीरियड के कॉन्सेप्ट को यहां पर लगाऊं तो आपको मालूम है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती थी, ये एरो थोड़ा गलत बना दिया हूं क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी नीचे आने पे कम होती थी। जब कम होता है तो आप देखते हो जिधर हेड होता है उस तरफ एरो का मेन इंक्रीमेंट, प्रॉपर्टीज का इंक्रीमेंट होता है। तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेगी, नीचे की तरफ कम होगी। वहीं पे मैं अगर बात करूं पीरियड में, तो पीरियड में जैसे तुम लेफ्ट टू राइट जाते थे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। ये छोटी छोटी बातें तो यार प्यारा बेटा तुमको पता होनी चाहिए, और तुमको ये सब चीजें आनी भी चाहिए। कोशिश करिएगा कि एग्जाम के चक्कर में कोई क्लास मत मिस करिएगा, ठीक है। अगर कोई क्लास मिस कर रहे हो तो पहले हमें बता दीजिएगा, जिससे मैं मेंटली प्रिपेयर रहूं, वो लेक्चर रिकॉर्ड करके रखूं। एटॉमिक रेडियाई आयनाइजेशन एनर्जी देख लो। तो आयनाइजेशन एनर्जी के बाद अगली एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी जिसको बोलते थे मेटालिक प्रॉपर्टी। देखिए मेटालिक प्रॉपर्टी के साथ साथ एक और था नॉन मेटालिक, लेकिन नॉन मेटालिक हम अलग से डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो मेटालिक प्रॉपर्टी का उल्टा ही होता है। अगर वो उल्टा ही होता है तो इसका मतलब जो मेटालिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड होगा उसका जस्ट अपोजिट रहेगा। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो आपको मालूम है कि नीचे ग्रुप ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप में नीचे आने पे जो मेटालिक प्रॉपर्टी होती थी प्यारा बच्चा, वो इंक्रीज होती थी। और अगर मैं पीरियड की बात करूं जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटालिक प्रॉपर्टी जो होती थी वो मेरा प्यारा बच्चा क्या होती थी, कम होती थी। ये तीन प्रॉपर्टी आप लोगों के साथ अभी तक मेरा प्यारा बच्चा किया क्या जा चुके हैं डिस्कस। इतनी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की जा चुकी हैं। इनके रीजंस और ये बेसिक जो ट्रेंड होते थे, क्या कारण होता था, ये सारी बातें आपको साथ बताया जा चुका है। आज हम लोग यहां पर जो नई प्रॉपर्टी के साथ आए हैं, इसे हम लोग बोलते हैं किस नाम से, इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसे हम लोग बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यहां एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी। एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी, सीधा सा चीज, ये बात अपने दिमाग में रखो। कई जगह पर आप लोगों ने अगर इसको पढ़ा होगा आईएससी बोर्ड में, तो शायद इसे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से शायद सुना हो। इसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से भी कई कई आईएससी बोर्ड की किताबों में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगर मैं इसका जो पहला वर्ड लिखा है उस बेसिस पे जाऊं तो डेफिनेशन समझ में भी आता है। इलेक्ट्रॉन को गेन, एंथैल्पी का मतलब एनर्जी, तीन शब्द हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन को गेन और एंथैल्पी, एक बात समझ लो, ये हमेशा मैं तुमको सिखाया हूं।
जब मैं आपको ब्रिज कोर्स दे रहा था तब भी मैंने बताया था कि जब चीजें अलग होती हैं, जब रिमूव करना हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और जब जुड़ना होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन आके जुड़े, इलेक्ट्रॉन का गेन हो या बॉन्ड बने, कभी भी जब एडिशन होता है, मैं केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जब एडिशन की बात की जाती है तो हमेशा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। ये वर्ड बहुत अच्छे से दिमाग में समझ लीजिए, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में जो इंथैल्पी होगी वो रिलीज होगी, ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा, भूलिएगा नहीं। यहां पर एनर्जी जो होगी वो क्या होगी मेरा प्यारा बच्चा, रिलीज होगी। ठीक, गेन का मतलब रिलीज होगी। तो हम डिफिनेशन कैसे बोल सकते हैं, हम डिफिनेशन कुछ ऐसे बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, इट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहां पर रिक्वायर्ड नहीं लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, रिलीज, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, कब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा, एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो, ऐड हो, किसके अंदर, इनटू द वैलेंस सेल ऑफ, किसमें ऐड हो मेरा प्यारा बच्चा, वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेस एटम, जो आइसोलेटेड गैसेस एटम था। अच्छा सर, आइसोलेटेड गैसेस एटम इसका मतलब मैं सिखा चुका हूं पहले ही। देखिए मैं छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूं ये क्वेश्चन भी हैं, अगर आप एनसीईआरटी में जाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि आइसोलेटेड गैसेस एटम का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी, अगर हम किसी को भी करेक्टली फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एटम शुड बी आइसोलेटेड, एटम अकेला होना चाहिए, और वो अकेला कब पॉसिबल है, जब वो गैस की फॉर्म में हो। तो इसीलिए देखो ये वर्ड यहां पर क्या लिखा है, आइसोलेटेड गैसेस एटम, मैं इसको पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो जब भी तुम इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, तुम ऐसे समझो ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, सेल है, ये पहली सेल हो गया माना, ये दूसरी सेल हो गया। अब आप ये कहो कि सर ऐड करने में क्या समस्या है, निकालने में तो जो समस्या हो रही थी, ऐड करने में क्या समस्या है, ऐड तो हो ही जाएगा। नहीं बेटा, एडिशन भी कठिन है, रिमूवल भी कठिन है। माना एक इलेक्ट्रॉन को तुम ऐड करने ला रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जो आएगा ये इसको रिपल भी तो करेगा, यहां पर क्या लगेगा, रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है। तो अगर तुम ऐड करना चाहोगे तो यहां पर कुछ एनर्जी रिलीज होगी, मतलब एनर्जी का चेंजेस आना ही आना है, पहले इतना ध्यान रखो। आप बहुत ज्यादा इसके क्या कर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है, आप केवल डिफिनेशन पे ध्यान दो कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब कभी भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में। अब जो मैं तुमको सिखाने जा रहा हूं इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उन प्रॉपर्टीज में से सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग बच्चों को यही रहता है, जो अब यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहां पर दो बातें मैं सिखाऊंगा, उन दो बातों पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कौन कौन सी दो बातें, सुनो। सबसे पहले तो एक बात ये नोट डाउन कर लो कि अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या है मेरा प्यारा बच्चा, इजी है। बात नंबर एक, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी है तो क्या होगा, ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या है, इजी है, ठीक समझो। अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो गया, मतलब लेस एनर्जी रिलीज होगी, भाई यही तो बात ही हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसी को बोलते थे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जा रहा है तो अब थोड़ा ध्यान समझो, यहां पर आप ऐसे समझो कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड हो जाएगा तो मोर एनर्जी विल रिलीज, मोर एनर्जी विल रिलीज, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगा, मैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डेल्टा एच ई जी, ई जी का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन और एच का मतलब इंथैल्पी, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी ही याद रखो, थर्मोडायनेमिक्स में आओगे समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी वो उतना ही ज्यादा निगेटिव होगी, मोर निगेटिव होगी। अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, हम ऊपर लिख रहे हैं मोर एनर्जी रिलीज और यहां लिख रहे हैं मोर निगेटिव, तो ये वर्ड थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। बच्चे यहां पर मैथ लगाने लग जाते हैं, मैथ क्या लगाने लगते हैं, वो कहते हैं कि सर -30 है और ये है -10, तो मोर निगेटिव है तो ये ज्यादा निगेटिव है, तो वैल्यू तो कम ही होगी ना। यहां आप मैथ लगाने लगते हो कि सर -30 तो ज्यादा कम निगेटिव होता है, यहां मैग्नीट्यूड को ध्यान देना है। माइनस साइन केवल और केवल यह रिप्रेजेंट करता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है,
आप लोगों ने शायद कभी पढ़ा हो कि जब एनर्जी रिलीज होती है तो डेल्टा एच निगेटिव लिखते हैं, माइनस साइन हम लगाते हैं। बट फिलहाल एक बात भी करो, माना एनर्जी रिलीज हो रही है तो माइनस साइन हम क्यों लगाते हैं, ऐसे समझो। माना कोई सिस्टम है ए, इसके पास पहले एनर्जी कितनी है 20 जूल, बाद में उसके पास एनर्जी कितनी बची 15 जूल, ठीक, क्योंकि 5 जूल एनर्जी उसने क्या कर दी है, लूज कर दी है। तो अगर मैं चेंज निकालू तो चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल 15 थी और इनिशियल 20 थी, तो देखो क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए डेल्टा एच हम निगेटिव लेते हैं। एक नॉर्मल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई सर ये एंथैल्पी को निगेटिव निगेटिव में क्यों मेजर कर रहे हैं। कई बार जब कंपेयर किया जाएगा ना तो ऐसे बोला जाएगा इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोर निगेटिव है, इसकी लेस निगेटिव है। तो आपको सर निगेटिव निगेटिव में क्यों बात कर रहे हैं, तो निगेटिव में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो ओवरऑल एनर्जी होती है रिलीज होने के बाद, वो जो चेंज निकलेगा वो हमेशा निगेटिव में आएगा। आप शब्द याद रखो कि अगर एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है तो चेंज इन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी भी ज्यादा होगा। ये वर्ड याद रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, इवन कंपटीशन तक में कंफ्यूज नहीं होगे। दूसरी चीज, इसी का उल्टा एस्पेक्ट, इसके उल्टे एस्पेक्ट पे भी ध्यान दो। मतलब अभी तो मैं एक बैकग्राउंड दे रहा हूं, अभी ट्रेंड वेंड पे कुछ नहीं आ रहा हूं। दूसरा एस्पेक्ट क्या दिमाग में रखना है कि अगर गलती से तुम्हें यह लगे कि यार इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से ऐड नहीं हो रहा है, ऐड विद डिफिकल्टी, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से ऐड नहीं हो रहा है, तुमको ये फील हो रहा है वो थोड़ा डिफिकल्टी के साथ ऐड हो रहा है, अच्छा ऐसा कुछ फील हो, अगर इलेक्ट्रॉन डिफिकल्टी के साथ ऐड हो रहा हो तो समझ जाना कि लेस एनर्जी विल बी रिलीज। ऐड होते समय फिर लेस एनर्जी रिलीज होगी। जितनी आसानी से कोई ऐड होता है उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, अगर आसानी से रिलीज नहीं है तो लेस एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब क्या है, और का मतलब कि डेल्टा एच जो होगा चेंज इन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, वो क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा, लेस निगेटिव। आप इन दो शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखो, मुझे मालूम है कि फिर आप कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि ए है और बी है, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल के तौर पे ये बोलूं कि हमने माना कि बी के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली ऐड हो जा रहा है, हमने कहा बी के अंदर इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जा रहा है, कैसे वो बात की बात। माना कि बी के अंदर इलेक्ट्रॉन इजिली ऐड हो जा रहा है तो तुम बोलोगे क्या, तुम ये बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है वो बी की ये क्या है, मोर निगेटिव है इन कंपैरिजन टू ए। ये लैंग्वेज बोलना तुम सीख लो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा, फिर समझो, जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा उसकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होगी, और ज्यादा का मतलब यहां पर मोर निगेटिव है। यहां ज्यादा और मोर निगेटिव को मैथमेटिकल व्यू से नहीं देखना है, यहां मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। ज्यादा का मतलब मोर निगेटिव, मोर और मोर पे ही ज्यादा ध्यान देना, ठीक। अब मैं आता हूं इसके बेसिक वेरिएशन पे कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसे वेरी करती होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसके वेरिएशन की बात करूं तो कोई बहुत कठिन पॉइंट नहीं है, आप आराम से इसके वेरिएशन को समझ सकते हो। देखो, अगर मैं यहां पर पीरियोडिक टेबल बनाऊं, आप पीरियोडिक टेबल जानते हो कुछ इस तरीके से बेसिक पीरियोडिक टेबल होता है। इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें मेरा प्यारा बच्चा, तो देखिए ग्रुप और पीरियड, जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उनको पीरियड बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं। वेरिएशन पे थोड़ा समझिएगा, हम बात किसकी करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के वेरिएशन की। चलिए समझते हैं। जब भी मैं वेरिएशन की बात करता हूं तो आपको मालूम है कि भाई दो ही तरीके से बात की जाती है। एक किसमें बात की जाती है, इन ग्रुप, हमेशा एक ग्रुप में डिस्कशन किया जाता है कि ग्रुप में क्या हो रहा है, और दूसरा किसमें बात किया जाता है, इन पीरियड। इन दो चीजों में ही डिस्कशन किया जाता है, ग्रुप और पीरियड में। ये होते हैं ग्रुप और ऐसे होते हैं पीरियड, ठीक, ये हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड होते हैं, ठीक। अब मैं यहीं पे इसी चीज को प्रॉपर फिर से एक्सप्लेन करता हूं, समझो। मैंने कहा कि हम यहां पर देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कैसे वेरी करेगा। इसके वेरिएशन में सबसे पहले हम चलते हैं ग्रुप पे, चलो ग्रुप पे समझते हैं। आप देखोगे क्या कि जैसे हम ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप का मतलब नीचे आने पे, नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी वो डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, मतलब ग्रुप में क्या होगा, इन ग्रुप, आप क्या बोलोगे, इन ग्रुप। एज वी मूव, जैसे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, कहां, अप टू डाउन। जैसे ही तुम अप टू डाउन मूवमेंट करोगे
देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल बी डिक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी मेरा प्यारा बच्चा वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात पहले अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, ये पॉइंट अच्छे से दिमाग में बैठा लो। अब हम इसके रीजन के बारे में सीखने जा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। आपको ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो नीचे आने पे क्या होता है, घटता है। घटने का मतलब लेस निगेटिव होता है जब कभी कभी कंपेयर करना हो। चलिए रीजन पे आ जाते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। मुझे लगता है कि तुम लोग खुद ही ये समझ जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मुझे एक बात बताओ कि जैसे हम नीचे आते हैं, एज वी मूव डाउन इन ग्रुप, जैसे हम नीचे आते हैं डाउन इन ग्रुप, तो मुझे ये बताओ एटॉमिक साइज क्या होता है नीचे आने पे। इंक्रीज होता है। इंक्रीज, बिल्कुल सही, सबको पता है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता डिक्रीज। न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होता है। आंसर सभी लोग दिया करो बेटा जब पूछा जाए। न्यूक्लियर फोर्स कम होता है। न्यूक्लियर फोर्स कम होने का मतलब खींचने की पावर कम हो रही है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, और जब खींच नहीं पाएगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से थोड़ी ऐड होगा। तुम ऐसे समझो, एक बात ये समझ लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर फोर्स के। ये भी समझ लो बहुत अच्छे से, क्योंकि न्यूक्लियस जब ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड हो जाएगा, और जल्दी ऐड हो जाएगा तो पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मोर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं। मतलब नीचे आने पे जब न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं ऐड होगा। सो इलेक्ट्रॉन विल नॉट ऐड, इलेक्ट्रॉन विल नॉट ऐड इजिली। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजिली ऐड नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर इजिली ऐड नहीं होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगी, नीचे आने पे डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल लेस निगेटिव, और कम निगेटिव होती जाएगी। कम निगेटिव का मतलब जैसे -30 से -20 -10 ऐसे लेस निगेटिव होगी इन ग्रुप। ये बात अपने दिमाग में समझ लो। ये तो होगी ग्रुप की बात। अब हम यहीं पे दूसरी वाली बात कर ले रहे हैं। देखिए, मैं रीजन और उसका ट्रेंड दोनों यहां पर डिस्कस कर ले रहा हूं। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं इन पीरियड। चलो जी, सबसे पहले पीरियड में समझ लो क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब क्या होगा, मोर निगेटिव होगा। ठीक, ये बात है। समझो, कंफ्यूज फिर ना हो, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं, मोर निगेटिव से कंफ्यूज मत हो, ज्यादा हो रहा तो मतलब मोर निगेटिव क्या होगा। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड के हिसाब से सोचना है। अब अगर हम बात करें तो क्या निकल के आया कि इन पीरियड एज वी मूव, जैसे हम क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, मूवमेंट करते हैं लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, देन इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीजेज मीन्स मोर निगेटिव, मतलब क्या होता चला जाता है, मोर निगेटिव होता चला जाता है। अब हमें यहां पर जल्दी से दीपांशु बताओ रीजन क्या होता होगा। इस वाले का जस्ट उल्टा हो जाता है, ग्रुप और पीरियड का रीजन हमेशा उल्टा होता है। तो रीजन बताओ ग्रुप के साथ। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है और हाँ, न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो जाता मतलब है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, उससे से इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी इंक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर फोर्स देखिए, सारे शब्द जोड़ के बताया करो कि सर न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज हो जाएगा मतलब न्यूक्लियस ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा तो टू ऐड, तो टू ऐड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या हो जाएगा, बिकम इजी, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा आसान हो जाएगा। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन को ऐड होना अगर आसान है तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज्यादा होती है, और ज्यादा होने का मतलब ही मैं आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी विल मोर निगेटिव। ये मैं सारी बातें आप लोगों को सिखा चुका हूं। आपके पास मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से समझ लीजिए यहां पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जल्दी से देख लीजिए पूरा। पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं देखते हैं? बेटा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बिल्कुल देखा जाएगा, लेकिन हम क्यों देखें, मतलब समझ नहीं पा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन आसान, देखिए जब कंपेयर करना होगा तो बिल्कुल देखेंगे कि यार जिसमें रिपल्सन ज्यादा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी लेस होगी, सीधी चीजें लेस होगी, क्योंकि आसानी से ऐड नहीं हो रहा है। हम जब बात कर रहे हैं ना, ऐड आसानी से हो ऐड ना हो, तो इसका मतलब यहाँ रिपल्सन अट्रैक्शन को सब कुछ देख के ही बात कर रहे हैं। वो तो जब कंपेयर करना होगा कभी, तब हम देखेंगे किसमें आसानी से ऐड हो रहा है, किसमें नहीं ऐड हो रहा है।
मतलब मेरी बात तुम समझ पा रही हो? यहाँ पर हम ये थोड़ी देख रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सिव फोर्स। अगर हम कह रहे हैं कि आसानी से ऐड नहीं होगा, तो आसानी से ऐड नहीं होगा, क्यों नहीं ऐड होगा? वही ड्यू टू रिपल्सन हो या कोई भी पॉसिबल रीजन होगा, है ना, कि इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं होगा क्योंकि साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाना प्लस इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल करेंगे, इस वजह से आसानी से ऐड नहीं होगा। तो कंपैरिजन तो सब कुछ किया जा रहा है, मतलब सोचा उसको भी जा रहा है। बस दो बातें याद रखना, इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा? ज्यादा, और ज्यादा का मतलब मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन अगर आसानी से ऐड नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होगा? कम, कम का मतलब लेस नेगेटिव। ये दो शब्द अगर याद रखोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, इसीलिए देखिए मैंने अलग से ब्रैकेट में ये दो शब्द सिखाए हैं। इन दो वर्ड की मदद से तुम कभी इवन कॉम्पिटिटिव अप्रोच में भी जाओगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। आप डेफिनेशन को खाली मत रटो। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की चीजें तुमको समझ में आ गई होंगी। अब अगर तुम इस वेरिएशन को देख रहे हो तो क्या देख के पाए तुमने देखा और समझा कि नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होती है? कम होती है। क्यों? क्योंकि ऐड होना कठिन है। और लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि ऐड होना आसान है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे आने पे कम होती है का मतलब लेस नेगेटिव, उधर जाने पे बढ़ती है का मतलब मोर नेगेटिव। बस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ज्ञान केवल इतना ही था। अगर आप इतनी चीज को अच्छे से समझ लिए हो, एब्जॉर्ब कर लिए हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैं कुछ आगे बातें करता हूं, शायद तुमको समझ में आ जाए। जैसे ये सब छोटी छोटी बातें हो गई, अब क्यों ना हम यहां पर जितने भी वेरिएशन सीखे हैं सारे वेरिएशन को एक बार आपके सामने लाया जाए। मैं यहां पर एक पीरियोडिक टेबल बना दे रहा हूं। आप सारे वेरिएशन जितने सीखे हो लगभग लगभग उन सारे वेरिएशन को यहां पर थोड़ा ध्यान से देखो और उसके बाद उनको याद करो, और फिर उसके बाद मैं सारे एक्सेप्शन सिखाऊंगा। एक्सेप्शन का मतलब जो तुम सीख रहे हो अभी उसका उल्टा, जो तुमने सीखा है वैसा नहीं होगा। वो सारे एक्सेप्शन सभी कवर कर लेता हूं। देखो अब जरा हमको बताओ, कोई एक लोग बताओ, एटॉमिक रेडियाई क्या होता है नीचे आने पे या ऊपर आने पे? इंक्रीज। इंक्रीज। नीचे आने पे इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज। डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब एरो इधर आएगा, डिक्रीज होता है। चलो अब एटॉमिक रेडियाई के बाद दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाता हूं। मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। आने पे डिक्रीज होती है डिक्रीज और होती है। हाँ, नीचे आने पे डिक्रीज होती है आयनाइजेशन एनर्जी, और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज। डिक्रीज होती है। वेरी गुड, लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है। नॉर्मल वेरिएशन तो तुमको पता है। और भी चलो देख लेते हैं कुछ। इसके बाद आ गया हमारे सामने एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नीचे आने पे डिक्रीज। डिक्रीज। नीचे आने पे डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब लेस नेगेटिव, ठीक। और लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज। इंक्रीज। मोर नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेफ्ट टू राइट जाने पे मोर नेगेटिव मतलब इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होता है मतलब मोर नेगेटिव होता चला जाता है। ठीक है जी, बात खत्म। और वैसे ही अगर मैं बाकी सबकी बात करूं कि एटॉमिक रेडियाई, तो एटॉमिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होती है, ठीक, आपको मालूम है क्यों। आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ती है। ये इतनी प्रॉपर्टी समझ लिया। इसी में बाकी प्रॉपर्टी पे आ जाओ। जैसे हमने कह दिया मेटालिक प्रॉपर्टी। मेटालिक प्रॉपर्टी बताओ। अच्छा सर इंक्रीज होती है नीचे आने पर इंक्रीज। मेटालिक Right, प्रॉपर्टी एमपी का मतलब मेटालिक लेफ्ट टू प्रॉपर्टी। राइट डिक्रीज होती मेटालिक प्रॉपर्टी अगर इधर जाने बढ़ती है तो लेफ्ट राइट जाने पे मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है। ठीक, मेटालिक प्रॉपर्टी लेफ्ट राइट जाने पे डिक्रीज होती है। वेरी गुड। नॉन मेटालिक इसी का उल्टा हो जाएगा। अच्छा मुझे कोई बता सकता है क्या कि मैं वैलेंसी की बात करूं? कोई बता सकता है वैलेंसी ग्रुप में क्या होता है? वैलेंसी का व्हाट अबाउट द वैलेंसी इन ग्रुप? चलो बताओ। सर सेम रहती है। कांस्टेंट। नो सर, वैलेंसी जो होती है वो ग्रुप में क्या होती है? सेम ग्रुप होती में है। कांस्टेंट होती है। वेरी गुड, ग्रुप में सेम रहती है, इसलिए हमने नॉर्मल एरो बनाया। क्यों वैलेंसी इन ग्रुप हमेशा सेम क्यों होती है? तो बैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा था कि वैलेंसी निकालने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने उस बेसिस पे लगाते हैं, और आप लोगों को पहले ही मालूम है कि एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं।
अगर एक ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है तो इसलिए वैलेंसी भी सेम रहेगी। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, वैलेंसी सबकी 1 होती है, सबकी वैलेंसी 2 होती है। लेकिन जब तुम इधर वैलेंसी की बात करोगे तो इसमें वैलेंसी जो होती है, increases then The first decreases. decreases, then increases. हाँ, इसमें वैरी The करती first है। increases then decreases. नहीं नहीं, सुनो, सही है। तुमने जो ये पढ़ा था कि पहले इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है, पहले 1 to 4 इंक्रीज होती है, ये पढ़ा होगा, फिर Yes. 4 to 0 डिक्रीज होती है, ये पढ़ा था। वो इसलिए पढ़ा था क्योंकि तुमने केवल एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को पढ़ा था। बीच में हम वैलेंसी की बात नहीं करते हैं क्योंकि वेरिएबल वैलेंसी रखता है। बाकी का चलो मैं बता देता हूं, जो तुमने बोला बिल्कुल सही बोला। देखो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने होते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। आपको मालूम है वैलेंसी निकाला कैसे जाता है? अगर 4 तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी वही, मतलब वैलेंसी इसकी 1 आएगी, इसकी वैलेंसी 2 आएगी, इसकी वैलेंसी 3 आएगी क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसकी वैलेंसी 4 आएगी। लेकिन 4 के बाद अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो तो वैलेंसी कैसे निकलता है? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी कैसे निकलता था? कब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो तो रूल क्या होता था? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 8 माइनस 5 वैलेंसी 3, इसमें वैलेंसी 8 माइनस 6 2, इसमें 8 माइनस 7 वैलेंसी 1, 8 माइनस 8 वैलेंसी 0। तो तुम देख रहे हो वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक बढ़ रही है, लेकिन 4 के बाद डिक्रीज हो रही है। लेकिन ये जो वैलेंसी का वेरिएशन है ये जनरली बात किया जाता है एस और पी के बीच में। एस और पी को मैं बता दूं, एस ब्लॉक इसको कहते हैं, पी ब्लॉक इसको कहते हैं। इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनको क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो मतलब अगर तुम वेरिएशन देख रहे हो वैलेंसी का तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो हैं उनमें यही होता है। क्या होता है कि 1 से 4 बढ़ता है फिर डिक्रीज होता है। तो जितने भी वेरिएशन तुमने देखे थे सारे पढ़ लिए हैं, आपके नजरों के सामने सारे वेरिएशंस हैं। मुझे नहीं लगता है इससे ज्यादा आपके सिलेबस में कोई है और कोई जरूरत पड़ेगा। अब चलिए चलते हैं सारे एक्सेप्शंस एक साथ सीखने के लिए। हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। तो डी ब्लॉक में वैलेंसी का ट्रेंड हम लोग नहीं बताएंगे, पी ब्लॉक डी में नहीं बताएंगे, डी में नहीं बताएंगे, डी में कोई जरूरत नहीं होता, पी में तो बता ही रहे हैं। ओके सर, डी में। हाँ, अब यहां पर देखो, हम यहां पर आते हैं एक्सेप्शंस। देखते हैं कि एक्सेप्शंस क्या है। एक बात समझो, एक्सेप्शंस के जो एक्सप्लेनेशन दिए जाएंगे वो आपको मानना पड़ेगा एज टू एज। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं कुछ ऐसा रीजन होता होगा जो कि थोड़ा बहुत सही है और कई जगह पर गलत भी हो सकता है। लेकिन जो लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि हाँ यार किस वजह से शायद हो, तो उस बेसिस पे चलो हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो देखो कौन कौन से एक्सेप्शन केस हैं। आपको मालूम है, पहले हम इन पीरियड की बात करते हैं। इन पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई में ज्यादा वेरिएशन होता नहीं है, लेकिन तब भी मैं समझा देता हूं। पीरियड की जब हम बात करते हैं तो मेरा प्यारा बच्चा होता क्या है कि जब तुम लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बताओ एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होता है। Decrease. एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है। तो मैं अगर यहां लिखूं ग्रुप 16 जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम। ग्रुप 17 जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 18 ठीक है, जैसे मैं कहूं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। अब माना इन 3 एलिमेंट को हम पकड़े, तो इन 3 एलिमेंट को मैं पकड़ूं तो आप अगर इस दोनों को ही देखो अगर, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज होता क्या है? लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज होना चाहिए। Decrease. तो मतलब नियम क्या होना चाहिए कि भाई एटॉमिक रेडियाई जो होनी चाहिए वो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए और नियॉन की कम होनी चाहिए। नॉर्मल नियम यही कहता है। लेकिन याद रखना कि भाई ऐसा नहीं होता है, यहां पर एक्सेप्शन केस है। यहां पर एक्सेप्शन केस जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है कि जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस, इनकी जो एटॉमिक रेडियाई होती है, मैं क्वेश्चन ही सीधे लिख दे रहा हूं पूरा पर, ठीक है, मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दे रहा हूं। पहला एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, पहला एक्सेप्शन क्या है? वाई द साइज ऑफ नोबल गैस, जो नोबल गैस होता है इनका जो साइज होता है, या ग्रुप 18 इनका जो साइज होता है, क्यों? आर ग्रेटर देन
क्यों उनका जो साइज होता है वो ज्यादा होता है देन ग्रुप 17 या हैलोजन्स? हैलोजन से भैया साइज उनका बड़ा क्यों होता है जबकि होना छोटा चाहिए? ये पहला रीजन है, पहला क्वेश्चन है। अब आंसर पे आ जाओ। चलो इसके, अगर मैं इसके आंसर पे आऊं तो इसके आंसर दो तुमको देखने को मिलेंगे। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लोग पढ़ाते हैं। लोग ये कहते हैं कि यार ये जो नोबल गैस होते हैं, नोबल गैस चूंकि गैस है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो इनमें सब में कोवेलेंट रेडियाई देखी जाती है और इसमें वंडरवॉल रेडियाई मेजर की जाती है। मतलब अगर जब मेजरिंग कोई पॉइंट ऑफ व्यू से चले तो लोग बोलते हैं कि नोबल गैस में वंडरवॉल रेडियाई को कंपेयर किया जाता है। तो आप क्या बोलोगे? इन नोबल गैस वी टेक वंडरवॉल रेडियाई। इसमें हम क्या लेके चलते हैं? वंडरवॉल्स रेडियाई लेके चलते हैं, वंडरवॉल्स रेडियाई लेके चलते हैं। वाइल इन हैलोजेंस या फिर अदर पी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं इन हैलोजेंस वी कंसिडर कोवेलेंट रेडियाई। और आप लोगों को मालूम है पहले से ही, क्या आपको लोगों को पहले से मालूम है? एंड वी नो, और हम लोगों को पहले से पता है। क्या पता है हम लोगों को पहले से? कि वंडरवॉल रेडियाई जो होती है वो बड़ी होती है किससे? कोवेलेंट रेडियाई से। दैट्स वाई, इस वजह से भी लोग कहते हैं कि भैया उसकी रेडियाई ऐसे। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन में देखता हूं और करके, एक दूसरा रीजन अलग अलग किताबों में जो टीचर लिखवाते हैं मैं उन पॉइंट ऑफ व्यू से हर तरीके से बता दे रहा हूं। यहां लोग ये बोलते हैं कि फ्लोरीन में अगर हम बात करें जैसे, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। मतलब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी ज्यादा लगने लगता है। तो नियम क्या कहता है कि इन हैलोजेंस, हैलोजन नहीं, हम क्या बोलेंगे? इन नोबल गैस। सर हाँ सर ये तो फिर फैक्ट तो फिर पूरे ट्रेंड को ही चेंज कर देगा। हाँ बिल्कुल ट्रेंड को चेंज कर देगा कि भाई हम सबका कोवेलेंट रेडियाई मेजर कर रहे हैं, इसका ये क्यों मेजर कर रहे हैं? ठीक है, ये से सबका बढ़ रहा है फिर तो। अब लेकिन अब क्या किया, जब ये एक्सेप्शन चेक किया गया तो देखा और एक्सप्लेन यही किया गया। इसीलिए देखिए कंफ्यूजन हो, इसीलिए हमने दूसरा एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। ठीक है, आप दोनों में से जो अडॉप्ट करो, जो कॉपी में जो टीचर आपको सही बोले। ठीक है, हम अलग अलग बुकों में देखते हैं तो अलग अलग एक्सप्लेनेशन दोनों मिलते हैं, इसलिए हम दोनों लिखवा दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लिखवाते हैं कि इन नोबल गैस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन हैलोजेंस। सर तो उससे क्या होगा? सो रिपल्सन, अब खाली रिपल्सन नहीं बोलो, यहां क्या बोलो? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन। सो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज हायर। अब जब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन जो लगेगा वो ज्यादा लगेगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन ज्यादा लगेगा, इस वजह से एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। इन दोनों में से जो तुमको ज्यादा अच्छा लगे, तुमको जो पसंद आए, तुम उस मेथड को अडॉप्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग एक्सेप्शन को ध्यान में रखो। एक एक्सेप्शन ग्रुप में भी है जिसको लैंथोनाइट कंट्रैक्शन या एक्टोनाइट कंट्रैक्शन बोलते हैं, लेकिन 11th की जगह पर मैं उसे 12th में पढ़ाना पसंद करता हूं क्योंकि 12th में ही वो पूछा भी जाता है। 11th में बहुत रेयरली पूछा जाता है। अगर आपको लगे कि आपके स्कूल में कराया गया है तो मैं बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, पहला एक्सेप्शन देखिए, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं सिखाऊंगा मैं, उतने सिखाऊंगा जितने बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद रखो। एक्सेप्शन नंबर 1, अब आ जाओ। ये तो देखो एटॉमिक रेडियाई में एक्सेप्शन सिखाया मैंने। अब हम आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में। ठीक, अब आयनाइजेशन एनर्जी में आ जाओ। आयनाइजेशन एनर्जी में 2 एक्सेप्शन सिखाऊंगा। कौन कौन से? पहले पीरियोडिक टेबल में थोड़े से एलिमेंट बना देता हूं। जैसे मैं अगर यहां बना रहा हूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यहां बना दूं मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। यहां पर आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। यहां पर आ जाता है आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम। फिर ये आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, ये है ग्रुप 15, ठीक, और ये है ग्रुप 16। मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? कोई बताएगा? लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होता है। तो ग्रुप 16 और ग्रुप 15 में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी? 16 सॉरी 16 की ज्यादा होनी चाहिए थी। नियम के अकॉर्डिंग 16 की ज्यादा होनी चाहिए थी।
मतलब नियम तो ये कहता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ग्रुप 15 के कंपैरिजन में ग्रुप 16 की ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? देखिए बाकी जगह पे तुम नॉर्मल नियम ही लगाना, लेकिन जहां जहां एक्सेप्शन है उनको ध्यान रखना। ग्रुप 16 की ज्यादा होनी चाहिए थी, किसके कंपैरिजन में? 15 के कंपैरिजन में। रीजन आप जानते हो, कोई उधर साइज कम हो जाता जल्दी ऐड हो जाएगा, ये बोलना चाहिए था नियम, लेकिन यहां पर भी ये नियम नहीं लगता। अब यहां पर क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन एक्सेप्शंस नंबर 2। क्वेश्चन आता है कि बताओ व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 15 की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 16 से ज्यादा क्यों होती है? पहला क्वेश्चन। इसी को कभी कभी एलिमेंट की फॉर्म में आ जाता है, जैसे इसी में कहेंगे कि भाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15, जैसे ग्रुप 15 का उन्होंने क्या ले लिया? नाइट्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो उन्होंने क्या कहा कि नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस से, नहीं सॉरी, अब बगल में ऑक्सीजन है ना, गलत लिख दिया, कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है नाइट्रोजन की वो क्यों ज्यादा होती है? किससे मेरा प्यारा बच्चा? ऑक्सीजन से। इसी में क्वेश्चन क्या बना देंगे कि बताओ आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो फास्फोरस की, वो क्यों ज्यादा होती है? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर से। ये दो क्वेश्चन आपको मैंने बना दिए। देखो क्वेश्चन सिंपल सिंपल है, वही तीनों का मतलब वही, हमने एलिमेंट उठा दिए। तो ये तीनों में से क्वेश्चन में देखता हूं कि किसी भी तरीके से पूछा लिया जाता। रीजन देखो, देखता हूं किसको पता है, मैं आंसर पे आता हूं। मुझे कोई ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैं बताऊं सर इसका आंसर? बताओ उसमें तो। सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है उनके कॉन्फ़िगरेशन करने पे उनकी लास्ट सेल में वो हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल्ड नहीं हाँ। होती है, पार्शियली फिल्ड होती है। इस वजह से वो स्टेबिलिटी कम होती है, इसी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, सही है, देखो बिल्कुल सही है। अब आप रीजन देखो, अब आप लोगों को मैंने ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था कि किस तरीके से करोगे। अब जिसको नहीं आता, मैंने नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाया था, पीरियोडिक टेबल में भी सिखाया हूँ, सेकंड चैप्टर में भी सिखाया हूँ। अब जिसके लेक्चर छूटे होंगे भाई तुमको देखना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बता दिया था कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां पर देखो ग्रुप 15 में कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? NP3। इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? P4। ये चीज शायद तुमने पढ़ा ना हो, जिन बच्चों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा है उनको मालूम है कि P3 जो होता है, P के अंदर कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं, और 3 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसे हाफ फील्ड कहेंगे, एक एक भरा हुआ है, तो क्या कहेंगे? P3 इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या कहलाता है? इसको कहते हैं हम लोग हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होने से फायदा क्या होता है? ये हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है विच इज एक्स्ट्रा स्टेबल, विच इज एक्स्ट्रा स्टेबल, जो कि क्या हो जाता है मेरा प्यारा बच्चा? एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है। सो अब जब ये इसमें ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाता है तो ऑब्वियस ही चीज है, स्टेबल चीजों से इलेक्ट्रॉन कहां निकलेगा? नोबल गैस से इलेक्ट्रॉन कहां निकलता है? नोबल गैस ऑक्टेट 8 है, क्यों अपने को डिस्टर्ब करना चाहेगा? या ये P3 भी थोड़ा बहुत स्टेबल माना जाता है, क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड है। अब क्यों मानते हैं? ये मैं रीजन बता रखा हूं सेकंड चैप्टर में। तो आप क्या बोलोगे कि इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन NP3 होता है, इसमें NP4 होता है। देखिए लिखोगे ऐसे ही, अब सब नाइट्रोजन नाइट्रोजन आ जाएगा तो क्या करेंगे? तो भाई उसको उस हिसाब से लिखोगे। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करके देखो तो आउटर मोस्ट में क्या आएगा? यहां पर आएगा 1s2 2s2 2p6, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? 7, 1s2 2s2 2p3। तो यहां पर कहोगे इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है। आप ऐसे लिखोगे, नीचे आ जाएगा 3s2 3 करके आ जाएगा भाई, 3s2 3p3 या 3s2 3p4। मतलब मेन कॉन्सेप्ट वही है, n की जगह पर बस वो पीरियड नंबर बदल जाए। अब क्या कहोगे कि P3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबल है, इस वजह से होगा क्या? सो टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P3 इज मोर डिफिकल्ट, वो ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मोर डिफिकल्ट देन P4। P4 के कंपैरिजन में P3 से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है। इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप 15 की ज्यादा हो जाती है, किसके कंपैरिजन में? ग्रुप 16 के कंपैरिजन में। ठीक है, चलो अब ये यहां तक की बात है, समझ लिया। अब आगे समझाता हूं, थोड़ा ध्यान दो।
जब यहां तक की बातें समझ लिया आपने तो चीजें समझ के आगे ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है भैया? दूसरा एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन नंबर 3, एक एक्सेप्शन यहां पर देखो, यहां भी आता है ग्रुप 2 और ग्रुप 13। अगर हम यहां पर देखें तो बेरिलियम और बोरॉन ज्यादा किसका होना चाहिए था? ग्रुप 13 का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे ज्यादा होता है, तो एक एक्सेप्शन यहां मिल जाता है। आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ व्हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 2 इज, क्यों आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो ग्रुप 2 की वो ग्रेटर होता है देन ग्रुप 13। ग्रुप 13 के कंपैरिजन में ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होती है? ये भी एक उल्टा क्वेश्चन आ गया। रीजन वही है, यहां पर रीजन क्या है? आप बोलोगे इन बेरिलियम, आंसर क्या दोगे? आप बोलोगे इन बेरिलियम, इन बेरिलियम, ठीक। होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालोगे तो क्या निकलेगा? 1s2 2s2, ठीक है। क्या बोलोगे? आउटर मोस्ट सेल एज, आउटर मोस्ट सेल एज, आउटर मोस्ट सेल एज कंप्लीटली फिल, वो क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा? कंप्लीटली फिल होता है। सो टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, सो टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, इसलिए टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेरिलियम एज डिफिकल्ट देन, वो डिफिकल्ट हो जाता है किसके कंपेरिजन में? डिफिकल्ट देन एल्युमिनियम। यहां पर आप बेरिलियम और एल्युमिनियम लेके चलो, ज्यादा सही। क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा भी जाता है। ये ग्रुप 2 ना लो और ग्रुप 13 ना लो, आप यहां पर सीधे क्या लो कि बताओ क्यों आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है बेरिलियम की, बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्यों ज्यादा हो जाती है एल्युमिनियम से? क्या आयनाइजेशन एनर्जी, और किसकी? एल्युमिनियम से। ये क्वेश्चन आ जाता है। तो बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन हो जाता है, इज डिफिकल्ट देन एल्युमिनियम, सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्युमिनियम। देखो ये एक्सेप्शन आ गया 3। मैं मेन जो एक्सेप्शन आपके में आ सकते हैं वो सारे एक्सेप्शन सिखा रहा हूं, ठीक है। इवन कंपटीशन में भी एक्सेप्शन ज्यादा पूछता है। आजकल मैं देख रहा हूं बोर्ड में और स्कूल में एक्सेप्शंस पूछता है। तुमने नॉर्मल ट्रेंड देख लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि नॉर्मल ट्रेंड में नहीं आएगा, हम एक्सेप्शन ही याद करके जाएंगे। नॉर्मल नियम पता ही होना चाहिए कि यार नॉर्मली इसी तरीके से चलता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है और नीचे आने पे घटता है, लेकिन उनमें कहां कहां तुमको एक्सेप्शन देखने को मिले वो हमने यहाँ पर आपको बताया। चलिए यहां तक हमने बता दिया। अब आयनाइजेशन एनर्जी में यही दो पूछता है ज्यादातर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एक्सेप्शन इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में जो पूछे जाते हैं, जो बोर्ड के लेवल में मुझे लगते थे जरूरी, वो मैं सारे सिखा दे रहा हूं। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर हम आ जाएं तो यहां पर सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो है वो हैलोजन में। देखो ग्रुप नंबर 17, जैसे देखिए तुमको यार ये भी मालूम है कि ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है? देखो एक तरफ बढ़ता है तो एक तरफ घटता है, तो बढ़ने का रीजन तुम भी जानते हो, घटने का भी रीजन जानते हो। जहां कहीं भी एक्सेप्शन आ जाए तो पलट दो रीजन को। भाई साइज कम हो रहा था, कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन था इसलिए हो रहा था, लेकिन अगर कहीं एक्सेप्शन आ गया तो पलट दो कि भाई यार साइज अचानक बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो गया। बना के तो सकते ही हो, अगर कोई एक्सेप्शन आ गया तब भी तुम कर ले जाओगे, लेकिन जो मेन एक्सेप्शन है वो कभी कभी क्रम कहता सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो तुमको पहले से याद होने चाहिए। रीजन पूछेगा तो बना ले जाओगे, ठीक। अब देखो नेक्स्ट, जैसे मैं यहां पर बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक। अब हमें इतनी की ये बताओ नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है? कोई बोलेगा? नीचे आने पे डिक्रीज, डिक्रीज, हाँ, नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कम होता है। कम होने का मतलब लेस नेगेटिव होता है। तो नियम के अकॉर्डिंग क्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी और फ्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, मतलब फ्लोरीन की कम का मतलब लेस नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन यहां बदल जाता है। क्वेश्चन क्या जाता है? अच्छा नीचे आने पे डिक्रीज होता है, मैं गलत बोल गया, नीचे आने पे डिक्रीज होता है तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी यस चाहिए सर, थी, फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हो क्लोरीन का ज्यादा आ जाता है। तो क्वेश्चन याद आता है कि वाई एक्सेप्शंस, आप याद रखो नंबर 4, वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज मोर निगेटिव, वो क्यों मोर निगेटिव हो जाता है किसके कंपैरिजन में? देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन के कंपैरिजन में। चलो इसका आंसर लिखते हैं यहां पर। आंसर देखिए यहां पर,
अगली क्लास में जो भी मुझे एक्स्ट्रा क्लास में लगाऊंगा, पढ़ाऊंगा मैं नया चैप्टर ही फिलहाल, जो भी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा उसमें क्वेश्चन आंसर इसके प्रैक्टिस करा दूंगा जो मुझे उचित लगेगा। रीजन क्या है कि आप लिखोगे द साइज ऑफ फ्लोरीन इज एक्सेप्शनली स्मॉल, मतलब इसका जो साइज होता है वो काफी छोटा हो जाता है, मतलब नीचे आने पे साइज बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन नॉर्मली के कंपैरिजन में काफी कम होता है। जैसे इन दोनों में उतना अंतर नहीं है, यहाँ अंतर काफी ज्यादा आ जाता है, डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। आपको सर यहाँ भी तो कम होता है, क्लोरीन का ब्रोमीन से कम होता है, ये कहने लग जाते हैं। तो इसीलिए हमने वर्ड दूसरा लिखा, हमने क्या लिखा, एक्सेप्शनली स्मॉल। अगर यहाँ पे बीच में डिफरेंस 10 एंगस्ट्रॉम का है तो यहाँ पर ज्यादा अंतर आ जाएगा, बस ये। एक्सेप्शनली स्मॉल होने के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर। अब सर इसका क्या मतलब होता है, इसको ऐसा समझो, मैं अगर ये बोलूं किसी का साइज छोटा है और यहां पर साइज बड़ा है, माना मुझे इलेक्ट्रॉन उतने ही भरने हैं, मुझे 10 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 10 भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन क्लोज है, इसमें ज्यादा क्लोज है, देखो नीचे वाले में, तो नीचे ऊपर वाले में ज्यादा क्लोज है, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है और एक इलेक्ट्रॉन यहां आना चाह रहा है, देखो बीच में गैप है, तो रिपल्सन नीचे वाले में ज्यादा लगेगा ऊपर वाले में ज्यादा लगेगा जब अप्रोच आने की कोशिश करेगा उसके पास। इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम है दोनों में, तो ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगेगा कि नीचे ज्यादा रिपल्सन लगेगा? सर ऊपर में। ऊपर ज्यादा रिपल्सन लगेगा। अरे जिसको समझ में नहीं आ रहा ऐसा समझो कि भाई एक कोई पर्सन है, अब उसके चारों तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं वो बिल्कुल पास पास खड़े हैं, ठीक, पर्सन ही बहुत छोटा है, अब ये बहुत बड़ा हैवी है और उसके पर्सन ज्यादा दूर दूर है, गैप बहुत आ जा रहा है बीच में, तो सेफ ये है एक, मतलब समझ रहे होगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट कहना क्या चाह रहा हूं। तो यहां पर फ्लोरीन का साइज छोटा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्सन ज्यादा लगने लगता है। इसकी वजह से क्या होगा, सो रिपल्सन ऑन कमिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है इज मोर, जिसके कारण आने वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा रिपल्सन लगता है। सो टू एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, सो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है वो क्या हो जाता है मेरा प्यारा बच्चा, बिकम डिफिकल्ट। और इलेक्ट्रॉन का जब एडिशन डिफिकल्ट हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और कम हो जाने का मतलब क्या हो जाएगी, लेस निगेटिव हो जाएगी। बात खत्म। सीधे से आपको रीजन प्रॉपर समझ में आ रहे होंगे, कोई बहुत कठिन नहीं है, सिंपल सिंपल से रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। जितने भी मुझे लगते थे कि जो मेन है वो मैं सारे सिखा सकता था वो सिखा दिया। इसी में एक एक्सेप्शन, चाहे बस 2 मिनट का टाइम बचा है वो और देख लो। नोबल गैस में ही एक एक्सेप्शन ऐसा समझ लो, ग्रुप पीरियड में, वाई इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ नोबल गैस इज पॉजिटिव, लेफ्ट टू राइट जाने पे तो मोर निगेटिव होना चाहिए, और जो नोबल गैस है इनका तो पॉजिटिव हो जाता है, हीलियम नियॉन आर्गन, मतलब लेस निगेटिव की जगह पर पॉजिटिव, ये तो बिल्कुल अर्थ का अनर्थ। तो इस वजह से क्यों, क्योंकि नोबल गैस हैव कंप्लीट ऑक्टेट, इनका जो होता है ऑक्टेट मेरा प्यारा बच्चा कंप्लीट होता है, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो टू ऐड इलेक्ट्रॉन इन outermost shell of noble गैस के जो outermost shell उनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना वो हाईली डिफिकल्ट होता है। हाईली डिफिकल्ट का मतलब ऐसा समझो कि ऐड तो होगा ही नहीं, ऊपर से तुम जबरदस्ती ऐड करना चाहोगे तो एनर्जी देनी पड़ जाएगी, जब देनी पड़ जाए रिलीज की जगह पे तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी निगेटिव की जगह पर पॉजिटिव हो जाता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव होता है। कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव किसी की दिखे समझ जाओ वो नोबल गैस है, ये भी अच्छी बात है। तो जितने भी एक्सेप्शंस थे मैंने इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी और सारे एक्सेप्शंस आपके सामने पूरे कवर किए हैं, ठीक है। 2 मिनट का टाइम बचा है, 1-2-3 डेफिनेशन और देख लो जो छूट गई थी, इसके बाद में आपको फ्री कर दे रहा हूं, ठीक। एक डेफिनेशन बच गया था जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप, 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन किसी और समय डिस्कस कर लूंगा।
रिलेशनशिप, रीजन नहीं आता है कभी, ठीक है, तो मैं जब एक्स्ट्रा क्लास कभी लगाऊंगा तो मुझे ये याद दिला देना, मैं रीजन से एक्सप्लेन करूंगा। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? इन सम एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के सम एलिमेंट्स, इन हटा दो यहां पर, तो हम क्या लिखेंगे? सम एलिमेंट of second and third period which are diagonally placed, जो क्या होते हैं? diagonally placed होते हैं, have similar properties, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं, एटॉमिक रेडियाई और बहुत सारी। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज, इस रिलेशनशिप को हम क्या नाम देते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप, नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है वो समझाता हूं। देखो, देखिए सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट, जैसे मैं यहां बना दे रहा हूं सेकेंड पीरियड, जैसे बना लिथियम बना दिया, ठीक है, बेरिलियम बना दिया, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम, ऑर्गन लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेरिलियम मैग्नीशियम, इधर हमने बना दिया माना बोरॉन एल्युमिनियम, कार्बन सिलिकॉन। आप समझो, जैसे इसमें देखा गया कि लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर देखी गई, एटॉमिक रेडियाई भी सेम होता है। ये भी मेरा प्यारा बच्चा लिथियम जो होता है ये नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम भी रिएक्ट कर लेता है नाइट्रोजन से, बाकी नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। मतलब कई सारी प्रॉपर्टी देखने को सेम मिलती है। जैसे बेरिलियम और एल्युमिनियम ये डायगोनली प्लेस है, डायगोनली प्लेस का मतलब डायगोनली इनकी प्लेसिंग है। तो सेकंड और थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट जो डायगोनली प्लेस होते हैं, ये देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं। अब ये नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट में जितने डायगोनली हैं, इसलिए हमने कहा सम एलिमेंट। तो जैसे लिथियम मैग्नीशियम याद कर लो, बेरिलियम एल्युमिनियम याद कर लो, तो इनके सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं जो डायगोनली प्लेस है सेकंड एंड थर्ड पीरियड के, इसीलिए इनको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट एक नंबर की ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन याद रखो, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, कि कोई पूछ ले कि भैया ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या होते हैं। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या होते हैं कि वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है। दोज एलिमेंट, क्योंकि 92 किसका होता है? यूरेनियम का। दोज एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 92, जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा होता है उनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। एक छोटा सा क्वेश्चन और बचा है, इसको कवर करो फिर आप लोग फ्री हो। अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन एक ऐसे आता है कि बताओ वाई फोर्थ पीरियड हैव 18 एलिमेंट इन इट। मतलब फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट क्यों होते हैं? तुमको मालूम है सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में देखो फर्स्ट और सेकंड में 8 होते हैं, थर्ड में 18 होते हैं, फोर्थ में 18 होते हैं, पांचवें में 32 होते हैं। अब कोई पूछ ले कि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट ही क्यों होते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। या पांचवें में 32 क्यों होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले कोई, तो आंसर कैसे बोलोगे? मैं इसका शॉर्टकट बता देता हूं कि कैसे आंसर दोगे। मैं आंसर देने का शॉर्टकट बता देता हूं जिससे आप हमेशा आंसर दे लोगे। देखो 1s 2s, ये आपको पैटर्न याद कराया था मैंने, 1s 2s 3s 4s 5s 6s। फिर यहां पर याद कराया था मैंने 2p 3p। ये कौन सा पैटर्न है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए कुछ ऐसा ही पैटर्न याद किए थे तुम लोग, 3d 4d 5d 6d। यहां पर देख लो 4f 5f। सर ये क्वेश्चन क्या है, फिर से बताइए। क्वेश्चन में बता रहा हूं, हमें ये बताओ कि सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं स्मिता? सर सेकंड पीरियड में हाँ, सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं? 6 होते हैं। वाह, तुम तो बड़े दूसरे देश में। 8 सेकंड पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज को बोलते हैं। सेकंड पीरियड में 8 होते हैं, 8 होते हैं। थर्ड में होते हैं 18, फोर्थ पीरियड में होते थे 18, और 6 पीरियड में होते हैं थर्ड में शायद 80। 6 में 32 होते हैं, 7 में भी 32 होने चाहिए, ये होता है नियम। और फर्स्ट में 8 होते हैं। पहले दिन ही ये पढ़ाया था कि पहले पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तो फर्स्ट में 2 होते हैं। हाँ, फर्स्ट में थर्ड में 8 होता है। फर्स्ट में 2 हो गया, थोड़ा गलत हो गया।
फर्स्ट में 2 हो गया, थर्ड सेकंड में आपके 8, फिर 18 18, फिर 32 32। तो ये नियम बताया गया। अब वही क्वेश्चन बना दिया गया कि बताओ थर्ड में 18 क्यों होते हैं, फोर्थ में 18 क्यों होते हैं, या फिफ्थ वाले जो होता है, फिफ्थ वाला जो होता है 5वें में 32 क्यों होते हैं, 6 में 32 क्यों होते हैं। तो गलत लिख दिया, मैं गलत लिख दिया, सॉरी। सर थर्ड में 8 हाँ होते मैं हैं। गलत ये लिख सर दिया, इतनी बार बताया आपको। गलत लिख दिया हूँ, रुक जाओ, फिर से मैं काट दे रहा हूँ, गलत लिख दिया। मतलब मैं ये कह रहा था कि पहले में होते हैं 2 एलिमेंट, सेकंड में होते हैं 8, थर्ड में होते हैं 8, फोर्थ में होते हैं 18, फिफ्थ में होते हैं 18, 6 में होते हैं 32 और 7 में होते हैं 32, लेकिन इनकम्प्लीट है। ये होता है, यही क्वेश्चन बना दिया गया। अब ये क्वेश्चन लिखोगे क्या, आंसर कैसे लिखोगे, मैं पहले लिखने का तरीका बताता हूँ। आप ऐसे लिखोगे, एज वी आर गोइंग टू फिल इलेक्ट्रॉन इन टू फोर्थ पीरियड, का मतलब फोर्थ सेल, क्योंकि पीरियड जो होता है वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ सेल, देन अवेलेबल सबसेल। तो उसमें जो अवेलेबल सबसेल हैं वो कितने होते हैं, अवेलेबल सबसेल किताबों में डायरेक्ट लिखा होगा, मैं सीधे तरीका बताता हूँ कैसे सीखोगे। 4 देखो कहां से स्टार्ट हुआ है, उस पे उसको पकड़ो, 4 कहां से स्टार्ट हुआ, 4 यहां से स्टार्ट हुआ, 4s है ना, तो 4s लिख लो यहां पर। 4s के बाद अगला देखो कौन आता है, 4s के बाद फिर अगला कौन आता है, 4s के बाद अगला कौन आता है, कॉन्फ़िगरेशन। 3D। हाँ 3D कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था बेटा, 3D, और 3D के बाद कौन आता है, 4P 5S। 4P, और फिर 5 पे स्टार्ट हो गया तो रुक जाओ, क्योंकि 4 और जगह पे भी है, लेकिन वहां पे रुक जाओ, क्योंकि जहां से शुरू हुआ है जहां पे खत्म हुआ है, नया 5 आए स्टार्ट, तो वहां पे रुक जाओ। तो इससे तुमको पता चल जाएगा कि अवेलेबल सबसेल कौन कौन से हैं। ये शॉर्टकट तरीका है कि जब हम तुम चौथे सेल में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए जाओगे तो अवेलेबल सबसेल कौन कौन से हैं, 4s, 3D एंड 4p। और इलेक्ट्रॉन कैन एक्यूमुलेट, जो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अभी एक और बताता हूं, एक्यूमुलेट इन देम। एस में कितने आते हैं बताओ, 2, डी में कितने आते हैं 10, पी में कितने आते हैं 6, 6। तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 18। दैट्स वाई, इस वजह से फोर्थ पीरियड में कितने मेरा बच्चा एलिमेंट होते हैं, दैट्स वाई फोर्थ पीरियड हैव 18 एलिमेंट। बहुत अच्छा ये है एक्चुअली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ही की गई है पीरियोडिक टेबल का अरेंजमेंट, और एटॉमिक नंबर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन को ध्यान में रखते हुए हम एलिमेंट डिसाइड करेंगे, और तुमको बस ये डिसाइड करना है कि फोर्थ सेल में जब तुम रहोगे तो फोर्थ सेल में कौन कौन से सबसेल भरे जाते हैं। अब उसको डायरेक्ट तुम नहीं पहचान सकते हो, तो पहचानने का तरीका हमने सिखाया। जैसे मैं एग्जाम्पल और दूसरा देता हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन ऐसे पूछूं कि बताओ 6, सर? हाँ सर 18 इलेक्ट्रॉन का 18 एलिमेंट से क्या रिलेशन? क्यों एलिमेंट रिलेशन नहीं भैया, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6। एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 7। और ये पीरियोडिक टेबल किसके हिसाब से भर रहे हो, एटॉमिक नंबर के हिसाब से, यस सर। और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन को। यस। तो एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करता है ना, तो रिलेशन कैसे नहीं है, जब पूरी पीरियोडिक टेबल तुम एटॉमिक नंबर के हिसाब से बनाए हो तो बिल्कुल ऑब्वियस ही डिपेंड। भाई तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बनाए हो, और एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अरेंज होता है, इस वजह से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही एलिमेंट डिसाइड होंगे, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 6 पीरियड में 32 एलिमेंट क्यों होते हैं, मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि 6 पीरियड में 32 एलिमेंट क्यों होते हैं, तो शॉर्टकट क्या लिखोगे, अभी मैं चूंकि टाइम कम इसलिए शॉर्टकट बता दे रहा हूं, बाद में कभी प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है, 6 से स्टार्ट करो, 6 कहां है पकड़ो, 6 यहां है ना, देखो, तो पूरी लैंग्वेज वही बोलोगे कि एज वी आर गोइंग टू फिल द इलेक्ट्रॉन इनटू 6 पीरियड या 6 सेल, देन द अवेलेबल सबसेल। अब अवेलेबल सबसेल कौन कौन है, 6s है, 6s के बाद और कौन है, 4F। यहां पर 7s आ जाएगा, ठीक है। हाँ फिर अब देखो कौन कौन है, 4f, देखो अब कौन आ गया, 4f आ गया, फिर और कौन कौन है, 5d, 5D फिर 6p। अब रुक जाओगे क्योंकि 7s स्टार्ट हो गया है। इतने अवेलेबल सबसेल, इसमें इलेक्ट्रॉन देखो कितने आ सकते हैं, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, f में कितने आते हैं 14, d में कितने आते हैं 10, p में कितने आते हैं 6, काउंट करो देखो 32 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से इसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 32 एलिमेंट। हमने लिखने का तरीका सिखा दिया आपको, कभी जब प्रॉपर टाइम होगा तो इसको बैठ के आराम से डिस्कस करेंगे, मेरे पास जितना ज्यादा टाइम होगा। ये क्वेश्चन बुक का है, आ जाता है कभी कभी, इस वजह से इस पर ध्यान दीजिएगा, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, बाद में कर नहीं पाते ये क्वेश्चन।
रटने के चक्कर में, मेन क्वेश्चन के चक्कर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ चले जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में है कि फोर्थ पीरियड में 18 क्यों होते हैं, फिफ्थ पीरियड में 18 क्यों होते हैं, सिक्स पीरियड में 32 क्यों होते हैं। तो लिखने का फॉर्मेट हमने बताया, ये चीज तुम्हें पता ही होती है, ये बना लो, जो पीरियड बोले वहां से चालू करो, और जब नया जहां से चालू हो उसके तब तक रुक जाओ। उसके बीच में जितने सब सेल होते हैं उतने अवेलेबल होते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड, मतलब उस पर्टिकुलर सेल में भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को। तो लैंग्वेज एक बार देख लो, इसी लैंग्वेज की बेसिस पे आप आंसर देखो, और उसके बाद जब मुझे पास कभी एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दूंगा।